नसीम, क्या ईरान 1000 मिसाइल और रॉकेट्स और ड्रोन्स के साथ इजराइल पर हमला करने जा रहा है? ये इस वक्त की एक टॉप डिस्कशन है, इस बारे में आपको बताएंगे। और अमेरिका के F-16 स्क्वाड्रन यानी कई एक नए अमेरिकी जंगी तैयारे वो इस वक्त मिडिल ईस्ट में पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ लेबनान के बहुत बड़े हमले इजराइल पर इस वक्त जारी हैं। सैकड़ों मिसाइलों के साथ अटैक किया गया है। कई बेसेस, उनके शहर, गुलान हाइट्स, बहुत बड़ा एरिया जो है वो हिजबुल्लाह के निशाने के ऊपर आया है। और जगह जगह के ऊपर धमाके, जगह जगह के ऊपर आग। जिस पेस के ऊपर हिजबुल्लाह के हमले जारी थे, एक नई एस्केलेशन यहां पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ब्रिक्स के हवाले से बड़ी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, एक नए दौर का आगाज हो रहा है। इस बारे में आपको बताएंगे कि जो मुल्क शामिल हुए हैं अब उस हवाले से क्या मंजरनामा बनने जा रहा है। और G7 की जानिब से $50 बिलियन यूक्रेन को मजीद दे दिए गए। $50 बिलियन का असलहा यूक्रेन को आज मजीद जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया की फोर्सेस वहां पर पहुंच चुकी हैं और अब बहुत मुमकिन है कि किसी और मुल्क की यानी वेस्टर्न मुल्क की भी बराह रास्त जो फोर्सेस है वो वहां पर इंटरवीन कर जाए। तो उस महाज के ऊपर भी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। और आज के वाक़े को इस तरह से देखा जा रहा है कि इसका मतलब वेस्ट यूक्रेन से पीछे हटने वाला नहीं है। और रशिया कह रहा है कि अगर यहां से आगे बढ़े तो नेटो के साथ हमारा बराह रास्त जो कन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाएगा। और उसका जवाब G7 इस तरह से दिया कि उन्होंने $50 बिलियन का असलहा यूक्रेन को मजीद दे दिया। जब यूक्रेन हार रहा है और उसके जीतने के भी कोई चांसेस नहीं है, आज से 50 साल भी जंग जारी रहे, यूक्रेन इस जंग को नहीं जीत सकता है। और रशिया अगर हारता है तो रशिया की हार का मतलब होगा दुनिया की ज्यादा बड़ी तबाही। वो अपना सारा न्यूक्लियर आर्सेनल इस्तेमाल करने के बाद ही हारेगा ना। तो उसके पास हजारों न्यूक्लियर हैं, तो कैसे हराएंगे आप उसको? तो इसलिए वो एक मीनिंगलेस वॉर है जिसको रोकने के बजाय अब इतना बड़ा असलहा वहां पर। और उधर नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस वहां पर हैं और साउथ कोरिया कह रहा है कि वो भी असलहा देगा और जरूरत पड़ने पर फोर्सेस भेज सकता है। तो वहां पर मामला बहुत खराब हुआ है। तो ये सारी जो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जब इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले का आगाज हुआ तो दुनिया में एक खलबली मच गई और दुनिया के मीडिया में एक खलबली मच गई। इसराइल में एक जश्न का सा समा शुरू हो गया कि 100 जंगी तारे हमारे गए और उन्होंने हमला शुरू कर दिया। और फिर चूंकि 26 दिन डिस्कशन रही है कि यह हमला होगा, किस स्केल का होगा, कब होगा, न्यूक्लियर साइट्स, ऑयल फैसिलिटीज, और फिर आगे से ईरान कह रहा था कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सूरत हाल ऐसी थी कि भाई अगर ये बड़े स्केल का हमला हुआ तो फिर समझे कि यहां पर एक बड़ी वॉर का जो आगाज हो जाएगा। तो दुनिया में खलबली मच गई, दुनिया के दारुल हुकूमतों में एक हलचल मच गई, दौड़े लग गई कि भाई अब तो इजराइल ने अटैक कर दिया है, अब पता नहीं जनाब वहां पर क्या होने जा रहा है। और जो ही ये खबर आई कि 100 जंगी तैयारे भेजे गए, आप इमेजिन करें जब वो वाली सूरत हाल कि 100 जंगी तैयारे ईरान की तरफ भेजे गए, जब दारुल हुकूमतों में ये खबरें पहुंची और मीडिया के ऊपर आई तो दुनिया में एक हैजान बर्पा हो गया कि भाई इसका मतलब आलमी जंग तो फिर यहां से फिर शुरुआत हो गई ना कि ईरान कह रहा है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा। और इजराइल इतना बड़ा हमला जब ईरान के ऊपर कर रहा है तो इजराइल में सेलिब्रेशंस भी शुरू हो गई कि हमने अब ईरान को सफा हस्ती से हम मिटाने जा रहे हैं। लेकिन जो वक्त गुजरा और चंद घंटों के बाद पता चला कि ये तो फेल्ड तरीन अटैक था, ठीक है। तो वो चीजें हर घंटे के साथ बैक फायर करती चली जा रही हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वेस्ट की गवर्नमेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर डेवलप हो गया है कि वो कह रहे हैं नेतन्याहू की इस जंग को फिल फौर जो है रोका जाए, जो कि असल में जेनोसाइड है। फ्रांस के अंदर इस वक्त मुजाहरे शुरू हो गए। वेस्टर्न जो मीडिया है वो अब खुलकर लिख रहा है कि अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू को जो है वो रोका जाना चाहिए और इस जेनोसाइड को सीज फायर, फिल फॉर जो है सीज फायर, यानी अब वो तमाम चीजें जो पहले सेलिब्रेशंस के अंदर थी वो अब इतनी उलट गई हैं कि ना सिर्फ इजराइल के अंदर प्रेशर है बल्कि वेस्ट के अंदर प्रेशर, क्या मुजाहरे वहां पर शुरू हो गए। तो इस हवाले से हम आपके सामने रखते हैं और डिस्कशन इस वक्त ये जारी है कि ईरान क्या करेगा, क्योंकि खौफ ये भी है ना कि भाई ईरान क्या अब रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा। तो इस हमले से यानी इस हमले से 24 घंटे पहले न्यूयॉर्क टाइम की एक स्टोरी आई थी और उस स्टोरी में कहा गया था कि ईरान 1000 मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट्स जो है वो तैयार कर रहा है। इजराइल के हमले के जवाब में वो 1000 फायर करेगा इजराइल के ऊपर। ये 24 घंटे पहले की न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी थी। तो अब वो डिस्कस हो रही है, टॉप ऑफ द स्टोरी वो बनी हुई है कि क्या ईरान फिर इस तरह से रिस्पॉन्ड करने जा रहा है, 1000 मिसाइल क्या वो फायर करने जा रहा है इसराइल के ऊपर। तो ये डिस्कशन है। अब इसके ऊपर
हमारी तो यही राय है कि ईरान हमला नहीं करेगा, ईरान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें चूंकि एक फेल्ड तरीन अटैक था और इजराइल की अलग से हजीमत हो रही है, उल्टा प्रेशर उनके ऊपर है कि सीजफायर किया जाए। तो फिर ऐसे में ये जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है, सारा नैरेटिव उनके खिलाफ ही गया है। तमाम मुस्लिम ममालिक भी खड़े हो रहे हैं ईरान के साथ और इजराइल के खिलाफ है इस वक्त सारी दुनिया। तो फिर ऐसे में जरूरत का है अटैक करने की। तो मैं आपको बता रहा हूं 99% अटैक नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन बहरहाल फिर भी स्पेकुलेशंस तब तक जारी रहेंगी जब तक ईरान का ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आ जाता है। अभी तक ईरान ने ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि वो अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ खबरें ये जरूर चली हैं कि सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ईरान ने कह दिया है कि वो अटैक नहीं करेगा। वो सोर्सेज के हवाले से इस तरह की खबरें चलती रहती हैं, लेकिन ईरान ने ऑफिशियली नहीं आकर कहा है। और इंपॉर्टेंस ईरान के कहने की इसलिए है कि जब कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, ईरान ने कैटेगोरिकली कहा कि हम हमला करेंगे। जब इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया, ईरान ने कैटेगोरिकली कहा कि हम अटैक करेंगे, और दोनों दफा उन्होंने अटैक किया। लेकिन इस हमले के जवाब में, जिससे पहले वो ये कह रहे थे कैटेगोरिकली कि हम अटैक करेंगे, और हाँ, मैंने आपके सामने एक सिनेरियो रखा था कि अगर कमजोर हमला हुआ तो ईरान कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि ईरान की टॉप प्रायोरिटी इस जंग को समेटना है, ना कि इस जंग को बढ़ाना। जंग को बढ़ाने में ईरान का फायदा नहीं है, वो तैयार है एक बड़ी जंग के लिए, लेकिन बिला वजह नेतन्याहू के मकासद में वो ड्रैग नहीं होना चाहता। तो इसलिए चूंकि कमजोर हमला है, तो 99% मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल ये स्पेकुलेशंस हैं, टॉप ऑफ द स्टोरी के क्या 1000 मिसाइल जो डिप्लॉय, देखिए वो डिप्लॉय हो चुके थे, उनकी तैयारी मुकम्मल थी और वो स्टैंड बाय के ऊपर थे कि जितना बड़ा ये अटैक इजराइल की जानब से खबरें आ रही थी कि वो ऑयल फैसिलिटीज और फलाना न्यूक्लियर इसको निशाना बनाएगा, तो इमीडिएट अटैक होना था वापस। तो उनके मिसाइल डिप्लॉय हुए को अभी 48 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, तो वो तो वहीं के वहीं हैं। तो इसलिए ये खबर चल रही है कि भाई मिसाइल तो डिप्लॉय हो चुके हैं, लेकिन क्या रिस्पांस होगा या नहीं होगा। अब यहां पर बड़ी खबर यह है कि बहरीन, कुवैत, इन्होंने कंडेमनेशन जारी कर दिया, बाकी सब ने कर दी थी। ये दो मुल्क रह गए थे मिडिल ईस्ट के अंदर, इन्होंने कंडेम किया है। अल्जेरिया ने कंडेम किया है, रशिया ने, वेनेजुएला ने, मतलब पूरी तरह से दुनिया जो है ना वो खड़ी हो गई है ईरान के साथ। और मुजाहरा नजर आया है कि ईरान किस कदर पावरफुल हो चुका है। आप जरा अंदाजा करें, वेस्ट दो मुल्कों को आइसोलेट करना चाहता था, दो मुल्कों को, एक रशिया और एक ईरान। और आप देखिए कि इस वक्त आइसोलेट कौन हो चुका है? इजराइल आइसोलेट हो चुका है, वेस्ट आइसोलेट हो चुका है, यानी अमेरिका। वेस्ट से मुराद सबसे बड़ा अमेरिका ही होता है, क्योंकि अमेरिका ही उनका जो है ना समझने के बादशाह है। तो अमेरिका आइसोलेट हो चुका है। इजराइल के ऊपर जो रेजोल्यूशंस हुई हैं, कौन खड़ा हुआ है अमेरिका के साथ? 2-4 मुल्क, और उनमें भी वो जजीरे शामिल हैं। तो ये अब मैं आप जरा देखिए जो स्टेटमेंट्स इस वक्त आ रही हैं, जो मैंने आपको कहा ना कि वहां पर बहुत प्रेशर है। वो कह रहे हैं वी एग्जैजरेटेड 100% रिगार्डिंग द स्ट्राइक्स। इजराइल मीडिया बता रहा है कि जो भी हमारी स्ट्राइक्स हुई हैं वो हमने एग्जैजरेट ही की हैं। फाइनेंशियल टाइम की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, द वेस्ट मस्ट रेन इन नेतन्याहू और ही विल कंटिन्यू टू बी हाउंडेड बाय हिज एक्सपेंडिंग कैंपेन। फाइनेंशियल टाइम की ये बहुत बड़ी स्टोरी इस वक्त आई है, और वो कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि वेस्ट, और वेस्ट का जब नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे पहले अमेरिका की बात हो रही होती है, फिर बरतानिया की, फिर फ्रांस की, कि अब वो रोके नेतन्याहू को। बाइडेन मस्ट एंड द साइकिल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। ये कोई फतह की वॉर या फलाना, और जिस तरह वो कहता है सिविलाइजेशन और बारबेरियनिज्म जो नेतन्याहू, वो नहीं है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। और मैं अगेन आपको ये कह रहा हूं, ये मामला यहां पर खत्म नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो नेतन्याहू ने किया, आपको क्या लगता है ये ऐसे ही बस खत्म हो? नहीं, इसका हिसाब होगा, क्योंकि इसमें किया क्या, ये कोई जंग लड़ी गई है, ये जंग नहीं थी। तो वो कह रहे हैं डेथ और डिस्ट्रक्शन का ये जो साइकिल है अब खत्म करना चाहिए, एंड इट इज इन द वेस्ट इंटरेस्ट टू प्रेशर नेतन्याहू एंड टेक डिप्लोमेटिक पास। देखिए फाइनेंशियल टाइम लिख रहा है, कोई छोटी बात नहीं। और ये वो जो पूरा वेस्ट के अंदर इस हमले के बाद प्रेशर क्रिएट हुआ है, ठीक है, उससे ये सारे उसकी तर्जमानी हो रही है कि ये वेस्ट के इंटरेस्ट में है कि वो नेतन्याहू को रोके और डिप्लोमेटिक पाथ ले और पुरअमन इसका हल निकाले। तो यही बातें हैं जो हम भी कह रहे हैं कि उनका गरूर, उनका तकब्बुर, उनके जंगी तारे, उनका गोला बारूद, उसको वो सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कहें कि वो स्ट्रेटेजिकली कुछ जीत रहे हैं या इस जंग के आखिर में वो फातेह होंगे या इसमें उनका कोई फायदा है, तो फाइनेंशियल टाइम कह रहा है इस जंग के बढ़ाने में ना वेस्ट का फायदा था और ना है, बल्कि नेतन्याहू को रोकने में, इस जंग को स्टॉप करने में ही उनका फायदा है। अच्छा, इसी दरमियान देखिए मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रांस,
डिमांडिंग एंड टू इजरायली अग्रेशन ऑन गाजा एंड लेबनान। पहले सिर्फ गाजा था, अब लेबनान की बात है। फ्रांस में आज मुजाहरे शुरू हो गए, यूके में पिछले 24 घंटों से मुजाहरे शुरू उनकी यूनिवर्सिटीज में रिपोर्ट हुए थे। अब फ्रांस के अंदर जो है वो मुजाहरे, कैपिटल पेरिस के अंदर ये मुजाहरे जो है वो शुरू हो गए। इसके अलावा ब्लिंकन और बरतानिया का जो वज़ीर ख़ारजा उसकी मुलाकात हुई है और वहां पर अरब वज़ीर ख़ारजा और उन सब की एक हतमी मीटिंग जो है वो वहां पर होने जा रही है। तो ये इस हवाले से हमने देखना है कि आने वाले घंटों में, आने वाले 2-4 दिनों के अंदर क्या होता है, क्योंकि बैकफायर कर गई हैं तमाम चीज़ें। नेतन्याहू के प्लान्स के मुताबिक जाना वो बैकफायर कर गई हैं। अंदरूनी तौर पर भी अब शदीद प्रेशर है, हजीमत है, शर्मिंदगी और जिल्लत है कि ये तो हमें तबाह कर रहा है। नेतन्याहू तो एक रिलीजियस और सारा उसका मामला, मतलब वो करता है ना कि मैं ग्रेटर इजराइल ये वो, लेकिन हकीकत उसकी खुल गई है अपने लोगों में। और वेस्ट जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वो कह रहा है भाई जंग भी हार रहे हैं, इमेज भी तबाह हो रहा है, ब्रिक्स भी खड़ी हो गई है, तो फायदा क्या है। अच्छा बहरहाल अब जरा देखिए अगला जो ब्रिक्स के हवाले से खबर आ रही है, सेलिब्रेशंस हो रही है नाज़रीन। अजब मंजर यहां पर दुनिया देख रही है। ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर इस वक्त सेलिब्रेशंस हो रही हैं। जो हिस्सा बने वो ममालिक जो ब्रिक्स का हिस्सा बने, खासकर जो बरे-आज़म अफ्रीका के मुल्क हैं, वहां पर बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। एक तो बहुत बड़ी कामयाबी ब्रिक्स को मिली कि इंडोनेशिया, मलेशिया, इतने बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो ब्रिक्स का, और तुर्की के हवाले से इतनी बड़ी उनको कामयाबी मिली है, पहला नेटो का मेंबर जो ब्रिक्स का हिस्सा बना है। अच्छा तो अब नाज़रीन सेलिब्रेशन, मतलब अजब मंजर है ना कि बरे-आज़म अफ्रीका में ये जश्न मनाया जा रहा है। जो मुल्क ब्रिक्स का हिस्सा बने, क्यों मनाया जा रहा है ऐसा, मतलब उनको लग रहा है कि भाई जैसे कि इंपीरियलिस्ट दौर का, एक साम्राज्य और जुल्म के इरा का खात्मा हुआ जाता हो। 200 साल वेस्टर्न जो हेजेमनी है वो यहां पर इख्तिताम पजीर हुई है और बरे-आज़म अफ्रीका के लोगों ने बहुत भुगता है। तो एक साम्राज्य दौर का खात्मा हुआ चला जाता है। एक नया दौर जो फेयर और जस्ट और जो है ना रिस्पेक्ट के ऊपर, म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर मुबनी मल्टीलेटरल जो वर्ल्ड है उसका आगाज यहां से हो रहा है। तो जो जो ब्रिक्स का हिस्सा बने हैं तो वहां पर जो ना एक अजब लेवल का जो जश्न मनाया जा रहा है कि हम एक नई दुनिया के अंदर इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। और आप देखिए जो डिस्कशन हो रही है, वेस्ट इस वक्त आउट नंबर्ड हो चुका है ब्रिक्स के सामने, यानी जो 200 साल वेस्टर्न हेजेमनी थी उसका प्रैक्टिकली यहां पर एंड हो रहा है। वो किस तरह से, 3 बातें मैं आपको बड़ी सादा समझाता हूं। वेस्ट जो है ना वो 3 जो बड़े महाज ग्लोबल ऑर्डर के लिए जरूरी होते हैं, तीनों के अंदर आउट नंबर्ड हो चुका है, यानी पीछे रह गया है। अब वो होते हैं ना कि आखिरी दीवार खड़ी है एम्पायर की, उस आखिरी दीवार को धक्का कौन देगा, वो वाली बात रह गई है। ठीक है, अब आप देखें पॉपुलेशन के हिसाब से वेस्ट आउट नंबर्ड हो गया। किस तरह से, अगर आप मिलाएं यूरोप को, उनके इत्तेहादी साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सबको भी उसमें शामिल करें और बाकी जो उनके इत्तेहाद उनको भी शामिल करें, वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब लोग बनते हैं। यानी पूरा वेस्ट जो है जिसको आप हेजेमनी कहते हैं, उसमें इधर वाले ईस्ट वाले भी उनके इत्तेहादी शामिल कर लें तो ये 1 बिलियन के करीब लोग बनते हैं। तो दुनिया में तो 8 बिलियन रहते हैं, पॉपुलेशन में वो आउट नंबर्ड हो चुके हैं। अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो G7 की इकॉनमी उठाकर देखें और बाकी दुनिया की देखें, ब्रिक्स किस तरह से इमर्ज कर रहा है। इकोनॉमिकली इस वक्त वो बहुत पीछे रह गए, यानी जो नए अलायंसेस दुनिया में बन रहे हैं, वेस्ट जो है उसमें पीछे रहे। मिलिटरीली अब बात कर लेते हैं। अगर आप मिलिटरीली देखें तो इस वक्त जितनी जंगें हो रही हैं तमाम में इस वक्त वेस्ट हार चुका है। यूक्रेन में देखें वेस्ट की, ठीक है, ये जंग यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, ये जंग वेस्ट की है। यूक्रेन असलहा इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन खुद असलहा बना रहा है। यूक्रेन को पैसे कहां से आ रहे हैं, वो उनकी जंग नहीं है, ये वेस्ट की जंग है। तो जैसे यहां अफगानिस्तान में जो रशिया को शिकस्त हुई थी वो किसकी जंग थी, वो इस्लामी दुनिया प्लस अमेरिका की जंग थी। ठीक है, जो रशिया को यहां पर हराया गया था, क्या खाली खुद अफगानिस्तान हरा सकता था उनको? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो यूक्रेन में उनकी मिलिट्री हार चुकी है, गजा में वेस्ट की मिलिट्री की शिकस्त हुई है। अब ये तमाम सबूत सामने आ चुके हैं, बरतानिया की, फ्रांस की, बाकी मुल्कों की इंटेलिजेंसेस ने किस तरह से हिस्सा लिया, जो असलहा उन्होंने भेजा, जो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, डिप्लोमेटिक्स, मतलब उनकी मिलिट्री पार यहां पर इस्तेमाल हुई है। जो इजराइल की मिलिट्री है, जो इजराइल के पास असलहा, मतलब जो पहले से उनके पास जो F-35 है, वो किसके हैं? तो सारा तो जो मिलिट्री अपरेटस है वो वेस्ट का था, जो इजराइल के पास ऑलरेडी भी था और इस जंग में भी भेजा गया। तो गजा में उनको शिकस्त हुई है। फिर अगली शिकस्त हम लेबनान के अंदर इस वक्त देख रहे हैं। तो मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, तमाम हिसाब से वेस्ट जो है वो इस वक्त आउट नंबर्ड हो चुका है। और हम क्या देख रहे हैं, एक नई दुनिया का आगाज यहां पर देख रहे हैं। इंपीरियलिस्ट से जना
एक बिल्कुल साफ दुनिया, और इसमें ग्रेट पावर्स होंगी। अब कोई इस दुनिया में चौधरी नहीं होगा। आपको इंडिया एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर अब नजर आएगा दुनिया में। इंडिया जबरदस्त टेक्नोलॉजी इस वक्त डेवलप कर रहा है। वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन्स, मतलब हर तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त इंडिया डेवलप कर रहा है। मेडिकल में वो आगे हैं, तो एक बड़ी पावर के तौर पर इंडिया मौजूद होगा। उसके अलावा रशिया एक बड़ी पावर, चाइना, टर्की, ठीक है, ये ईरान, ये एक बड़ी पावर्स, और इसके अलावा कुछ और मुल्क आप नाम ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि चाइना कोई हेजेमोनिक पावर होगी या वो सुपर पावर बनेगा, ऐसा नहीं होगा। अब वो वाली दुनिया नहीं आने वाली है। अब यहां पर ग्रेट पावर्स होंगी, किसी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, किसी का कम है, तो इस तरह की दुनिया होगी, कोई एक चौधरी नहीं होगा। CNN ने इसके ऊपर लिखा है, पॉसिबल न्यू एक्सेस इमर्जिंग अगेंस्ट वेस्टर्न हेजेमनी एज ईस्टर्न एंड फार ईस्टर्न नेशंस स्ट्रेंथन देयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशंस। अ CNN रिपोर्ट्स हाइलाइट्स द पोटेंशियल इमर्जेंस ऑफ अ न्यू एक्सेस दैट कुड चैलेंज वेस्टर्न हेजेमनी। ठीक है, तो ये बड़े हिस्टोरिक लम्हात है जिससे आप गुजर रहे हैं, बड़े हिस्टोरिक दिन और हफ्ते और महीने हैं कि ये तब्दीली दहाइयों में नहीं, सदियों में आती है। इतनी बड़ी दुनिया के लेवल के ऊपर इतनी बड़ी मैसिव तब्दीली ये सदियों में आती है जो इस वक्त हम यहां पर देख रहे हैं। तो सारी बात है, ये उसी लिहाज से सबसे नाजुक और हसास टाइम भी है, क्योंकि जब भी ट्रांजिशन का टाइम होता है वही सबसे ज्यादा वल्नरेबल टाइम होता है कि उसमें कुछ भी हो सकता है। अब नाज़रीन आगे चलें तो खबर यह भी है कि गुज़श्ता रात जो इसराइल के हमले से पहले F-16 स्क्वाड्रन अमेरिका के वो पहुंचे थे मिडल ईस्ट। ठीक है, ये हमले से कुछ देर पहले ये लैंड कर गए थे मिडल ईस्ट में। तो क्या वो इसलिए आए थे कि भाई अगर आगे से ईरान रिस्पॉन्ड करेगा तो उस तैयारी के हवाले से वो आए होंगे। तो बहरहाल अभी ईरान के हवाले से पता चल जाता है, लेकिन अमेरिका ने मजीद जंगी तैयारी मिडल ईस्ट के लिए रवाना कर दिए। अच्छा, अब नाज़रीन आपके सामने हिजबुल्लाह की जो ताज़ा तरीन तफसीलात है। हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स, गोलान हाइट्स, बेसेस, हाइफा, जगह जगह के ऊपर आग और धमाके, कैजुअलिटीज, यही कुछ इस वक्त हमें नजर आ रहा है इसराइल के हवाले से। और हिजबुल्लाह की जो पेस है वो उसी तरह से जारी है, मतलब कमी नहीं आई। आज भी हमें कल से ज्यादा बड़े हमले और जो एक पिछले 7 दिनों से जो एस्केलेशन और जो पेस हम देख रहे थे, आज भी वही सिलसिला है। जरा हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हिजबुल्लाह फायर्ड 130 रॉकेट्स टू नॉर्थ फ्रॉम लेबनान। अबाउट 30 rockets were fired towards the upper Galilee. Missile salvo towards the Galilee finger. A third missile salvo towards the occupied Syrian Golan. अब ये इलाके गिनते जाएगा। We bombed the Krayot area north of Haifa with a barrage of rockets. करायोत में एक पूरा barrage जो है वो फायर किया गया। Many rockets fall in the Golan Heights. इजरायली मीडिया बता रहा है बहुत सारे रॉकेट्स जो है वो गोलान हाइट्स में गिर रहे हैं। Explosions heard from inside the occupied territories adjacent to the occupied Syrian Golan. ना सिर्फ गोलान हाइट्स बल्कि इसके साथ जो एडजेसेंट एरियाज हैं वहां पर भी एक्सप्लोजन सुने जा रहे हैं। 8 crews are working to extinguish several fires in the Hola Valley following the latest salvo of rocket launch from Lebanon. 8 फायर फाइटिंग टीम्स होला वैली के अंदर काम कर रही। ताज़ा तरीन जो वो बता रहे हैं अटैक हुआ है। आर फाइटर्स टारगेटेड द सेटलमेंट ऑफ यसूद हमाला विद लार्ज साल्व ऑफ रॉकेट्स। लार्ज फायर ब्रोक आउट इन ज़ेखरोन यकरोव ड्यू टू द रॉकेट लॉन्च फ्रॉम लेबनान। ये बेसिकली हाइफा और पीछे सारा जो नॉर्थ है, ये सारे का सारा एक बार फिर हिजबुल्लाह के हमलों के निशाने में आया है। एक्सप्लोजन गोलान हाइट्स के ऊपर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़े धमाके, बहुत सारी बेसेस जो है वो वहां पर निशाना बनी है। हेलीकॉप्टर्स लैंड एट ब्लिंसन हॉस्पिटल। हेलीकॉप्टर्स, एक नहीं कई हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर इवैक्यूएट्स वुंडेड सोल्जर्स फ्रॉम बैटल इन सदर्न लेबनान। मजीद कैजुअलिटीज सदर्न लेबनान में हुई हैं और हेलीकॉप्टर्स वहां से इजरायली फौजियों को जो है वो इवैक्यूएट कर रहे हैं। इजरायली मीडिया की एक स्टेटमेंट देखिए, द ब्लडी प्राइस पेड बाय इजराइल एंड द आर्मी इज वेरी हाई एंड एंड ऑफ मैटर डज नॉट अपीयर इन साइट। ना ये मामला खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हम सरेंडर कर नहीं रहे और जीत नजर नहीं आ रही, लेकिन जो दूसरी तरफ प्राइस हम पे कर रहे हैं ये बहुत बड़ी, बहुत हाई और ब्लडी प्राइस है, इजरायली मीडिया बता रहा है, जो हम इस वक्त पे कर रहे हैं। उनका फॉर्मर इजरायली जो आर्मी चीफ है उसके बयान देखिए, वी डिड नॉट अचीव द गोल्स इन सदर्न लेबनान एंड डिड नॉट अंडरमाइन हिजबुल्लाह। हमने कोई गोल अचीव नहीं किया हिजबुल्लाह के खिलाफ और हमें हिजबुल्लाह की जो कैपेबिलिटी है उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ये उनके हकायक है। गजा में बताया जा रहा है एक क्वाडकॉप्टर जो है वो उन्होंने मार गिराया। अब आ जाते हैं नाज़रीन यूक्रेन का क्या मामला है। एक मिडिल ईस्ट का फ्रंट है और दूसरा फ्रंट है यूक्रेन का। दोनों में एग्जिट स्ट्रेटजी वेस्ट के पास नहीं है, दोनों में वेस्ट को शिकस्त हो रही है और दोनों में या वेस्ट हार तस्लीम करेगा या फिर जो है ना एक बड़ी जंग की तरफ अल्टीमेटली
1 माह बाद, 2 माह बाद, 4 माह बाद, 1 साल बाद ये मामला चला जाएगा, जो कि किसी भी वक्त जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली चला ही जाएगा क्योंकि आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। और मतलब यूक्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं हमें फिलहाल नजर आ रही, वहां पर तो नेटो की शिकस्त हो चुकी है और नेटो वहां पर कैसे पीछे हटेगा, यह समझ से बात है। नेटो पीछे हटने वाला नहीं है तो रशिया भी पीछे हटने वाला नहीं है, तो इसलिए वो मामला बहुत ज्यादा संगीन है, जिस तरह का मिडिल ईस्ट में कंप्लेक्स सूरत हाल है। अच्छा, अब नाज़रीन आज जो खबर आई है जिससे ज्यादा ये खदशात बढ़े हैं कि वो मामला हल नहीं होने वाला, G7 ने $50 बिलियन जो है वो यूक्रेन को दिए, और दिए कहां से हैं? इन्होंने $300 बिलियन रशिया के फ्रीज किए थे जब ये मामला शुरू हुआ था, उसमें से $50 बिलियन जारी कर दिए। $300 बिलियन इन्होंने फ्रीज किए थे, $50 बिलियन आज उसमें से जारी किए हैं। तो ये जगहगिरी हो गई और इसको कोई तस्लीम करने वाला नहीं है और ये मामले को और खराब करेगा। यानी इतनी बड़ी अमाउंट है, $300 बिलियन वो कब्जे में ये लेकर बैठे हुए, और उल्टा वो रकम रशिया के दुश्मन यूक्रेन को दे रहे हैं। मामले को हल नहीं कर रहे, सीज फायर की बात नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, $50 बिलियन रशिया के कब्जे में लिए हुए। और बात यह है कि इनको किसने हक दिया कि रशिया के पैसे कब्जे में लो? अगर जंगों के ऊपर पैसे कब्जे में लेने हैं तो क्या इजराइल के एसेट्स कब्जे में लिए गए हैं? क्या अमेरिका ने जो जंगें छेड़ी हैं क्या उनके पैसे कभी कब्जे में लिए गए? क्या उनके एसेट्स कभी फरीज हुए हैं? तो फिर रशिया के एसेट्स क्यों फरीज हुए हैं? और फिर रशिया के एसेट्स उल्टा उसके दुश्मन यूक्रेन को दिए जा रहे हैं और मामला खत्म नहीं, उसको बल्कि बढ़ाया जा रहा है। तो इसका नतीजा मुझे बताइए क्या निकलेगा? ब्रिक्स इसलिए तो बनी है इस जगहगिरी को खत्म करने के लिए, तो रशिया इसको किसी तौर पर कबूल नहीं करेगा और ये वाले इकदामात मामले को ना हल होने की तरफ लेकर जा रहे हैं। जैसे वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट्स का बनना उसने 2 स्टेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, इसी तरह इस तरह के मामलात इरिवर्सिबल फिर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यह पैसा क्या रशिया छोड़ देगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। इतनी बड़ी अमाउंट है, $300 बिलियन, तो ये अपना माल समझकर यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। तो कल को ये पैसा कौन पे करेगा मुझे बताइए? रशिया ने अपना पैसा तो वापस लेना है ना, कौन पे करेगा उनको? तो इसलिए ये वाले जो मामलात होते हैं ये ज्यादा बिगाड़ की तरफ लेकर जाते हैं, ये इरिवर्सिबल सिचुएशन को कर देते हैं और ऑप्शन ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, नो रिटर्न की तरफ मामला जो है चला जाता है। अब सेम टाइम के ऊपर नॉर्थ कोरिया के हवाले से मजीद कंफर्मेशन आई है, 12,000 ट्रूप्स इस वक्त पहुंचे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लम्हे वो यूक्रेन के खिलाफ उतर जाएंगे। तो ये बिल्कुल तय है कि अगर नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली इंटरवीन कर चुका है तो फिर नेटो भी इंटरवीन करेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, ठीक है। यानी कोई पोलैंड आ जाएगा, कोई दूसरा मुल्क आ जाएगा, मतलब इंटरवेंशन होनी है, क्योंकि इससे पहले किसी तीसरे मुल्क की आकर इंटरवेंशन नहीं हुई। तो उधर वो असला दे रहे हैं, उधर से नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस आ गई हैं, उधर से साउथ कोरिया कह रहा है कि हम असला भेजेंगे, बाद में फौज भी भेज सकते हैं। तो ये मामला जो है ना वहां पर ज्यादा खतरनाक नोयत इख्तियार करता चला जा रहा है। ब्रिक्स में एक बार फिर प्यूटन ने सीज फायर की बात की दोनों जगह पर, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में, लेकिन उसका जवाब वेस्ट ने यह दिया कि $50 बिलियन यूक्रेन को दे दिए। तो कैसा मामला हल होगा? मामला हल होता हुआ जो वो नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल फिलहाल अमेरिकी इलेक्शन पर भी नजर है, अब बहुत थोड़ा टाइम रह गया, तो उधर नेतन्याहू ट्रंप का इंतजार कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि प्यूटन भी ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप कहता है कि वो यूक्रेन की जंग आकर रुकवाएगा, तो नेतन्याहू भी ट्रंप का इंतजार कर रहा है, प्यूटन भी इंतजार कर रहा है। लेकिन जो ब्रिक्स बन गई है, इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद, तो जो नेतन्याहू का प्लान था ना ट्रंप को ला करके वो क्या अचीव करना चाहेगा वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि प्यूटन ने इधर भी तो आकर पोजीशन ले ली है ना, ब्रिक्स ने मिडिल ईस्ट में भी तो पोजीशन ले ली है, तो वो ट्रंप को यहां भी काउंटर करेंगे, तो ट्रंप कैसे यहां पर आकर है, मतलब सामने प्यूटन खड़े होंगे, चाइना, तो ये वो अब मामला नहीं रहा जो पहले वाला था। तो बहरहाल ये इस वक्त सिनेरियो जो आपके सामने रखा, आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।